नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का मास्टर वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, ये वीडियो लेक्चर को आप देखने के बाद आपको दोबारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या जल बिजली परियोजना को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस लेक्चर में मैं उन सभी बिंदुओं को डिस्कस किया हूं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये वीडियो लेक्चर उन बच्चों के लिए भी लाभकारी होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको एसएससी जेई, यूपीपीसीएल जेई, आपकी डीएमआरसी, एलएमआरसी जो भी एग्ज़ाम के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल होगा। तो आइए देखते हैं कि जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होती हैं यह कैसे बनाए जाते हैं और इनको बनाने के लिए किन किन घटकों की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होती हैं इनकी निर्भरता वर्षा के जल पर निर्भर करती है, क्योंकि ये प्लांट जो चलते हैं, जो इनको ऑपरेट किया जाता है जल के द्वारा। हम लोग टरबाइन को घुमाते हैं और टरबाइन के सॉफ्ट से हमारा अल्टरनेटर का सॉफ्ट जुड़ा होता है और अल्टरनेटर घूमता है तो हमारी बिजली पैदा करता है। तो इस प्लांट को चलाने के लिए सबसे मेन जो रिक्वायरमेंट होती है, जो मेन आवश्यकता होती है, वो पानी की होती है। और ये पानी हमें मिलता कहाँ से है? तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जो पानी है वह वर्षा के द्वारा या बारिश के द्वारा हमें इस ज़मीन पर पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसी के द्वारा, वर्षा के जल के द्वारा ही हमारी नदियाँ बहती हैं। तो इन नदियों के ऊपर या इन नदियों के किनारे हम लोग डैम को स्थापित करते हैं। अब ये जो वर्षा का जल है, यह चूँकि प्राकृतिक एक प्रकार से घटना है, यह कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, मौसम पर डिपेंड करता है वर्षा। तो इस तरह से हमें प्लांट जब भी बनाना हो, हाइड्रो पावर प्लांट का जब भी हमें डिज़ाइन करना हो, तो इस प्लांट का हमें जिस स्थान पर लगाना है उस स्थान का पहले हमें एनालिसिस करना पड़ता है, उसका विश्लेषण करना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में पिछले कई सालों में वर्षा का क्या रिकॉर्ड रहा है। तो इस प्लांट को बनाने के लिए लगभग पिछले 30 वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाता है कि 30 वर्ष में उस एरिया में वर्षा की अधिकतम मात्रा या न्यूनतम मात्रा क्या रहा है, और उसी के आधार पर हम लोग प्लांट का डिज़ाइन करते हैं कि हमारा प्लांट कितना बड़ा होगा और कितनी कैपेसिटी का होगा। तो ये वर्षा का जल का अध्ययन इस प्लांट को बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इस वर्षा के जल के अध्ययन से संबंधित कुछ आपके शब्द हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको चैप्टर में मिलने वाली है। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर जल विज्ञान क्या होता है। जल विज्ञान क्या होता है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यानी हाइड्रोलॉजी क्या होती है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है, रेनफॉल क्या होता है, रेन ऑफ क्या होता है, हाइड्रोग्राफ क्या होता है, फ्लो ड्यूरेशन कर्व क्या होता है या लोड कर्व क्या होता है। इन बिंदुओं के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि यही जो मुख्य फैक्टर हैं जो प्लांट को बनाने में सहायक होते हैं, किसी भी प्लांट के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जल विज्ञान के बारे में बताना चाहूँगा कि जो आपकी हाइड्रोलॉजी होती है, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो वर्षा होता है, वर्षा को हम लोग रेनफॉल कहते हैं, जो वर्षा होता है तथा उसका अपवाह का अध्ययन किया जाता है। आप ध्यान देंगे, हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत वर्षा, रेनफॉल और अपवाह, जो आपका रेन ऑफ होता है, इसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको रेनफॉल क्या होता है और रेन ऑफ क्या होता है यह नहीं समझ में आया होगा। थोड़ा सा आप सब्र करें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा रेनफॉल क्या होता है और रेन ऑफ क्या होता है। उसके बाद जो है, यह आपके लिए अगला पॉइंट है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यानी जलीय चक्र क्या होता है। तो इसमें जैसा कि आपको दिख रहा है कि जो समुद्र है, जो नदियों का जल है, वह वाष्पन के द्वारा
वातावरण में हमारे वायु के साथ मिश्रित होकर पुनः जल की बूंदों के रूप में ज़मीन पर गिरना, यही हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है। तो दोस्तों सबसे पहले रेनफॉल क्या होता है और रेन ऑफ क्या होता है, इसको मैं आपको बताना चाहूँगा। कि जो रेनफॉल होता है, आप ध्यान देंगे, वर्षा क्या होती आप जानते हैं, आप देखे होंगे कि वर्षा कैसे होती है। इसके लिए कुछ प्रक्रिया होती है। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे गर्मी के मौसम में जो भी भूतल पर जल अवेलेबल है, इनका वाष्पन स्टार्ट हो जाता है, ये वाष्पीकृत होने लगते हैं। आपका नदी का जल, तालाब का जल, समुद्र का जल गर्मी के कारण ये वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में जाकर हमारे जो भी गैसें हैं, वायुमंडल में जो भी गैसें उनके साथ मिश्रित हो जाते हैं, मिक्स्ड हो जाती हैं, और यह उस समय तक वायुमंडल में बनी रहती हैं जब तक कि वायुमंडल का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। जैसे ही वायुमंडल का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है तो ये वर्षा की बूंदें जो होती हैं, जो जलवाष्प के रूप में होती हैं और हवा के साथ मिक्स्ड होती हैं, यह वाष्पीकृत होकर जल की बूंदों में कन्वर्ट होकर हमें वर्षा के रूप में ज़मीन पर मिलती हैं। इसी को हम लोग रेनफॉल कहते हैं। आप ध्यान देंगे, जो हमारा जल वाष्प है वह वायुमंडल में जाकर हमारे जितने भी गैसें उनके साथ मिलकर, फिर जब वायुमंडल का टेम्परेचर किसी वजह से कम होता है तो ये जो जल वाष्प हैं पुनः यह वाष्पीकृत हो, पुनः यह अपने मूल वर्षा की बूंदों में कन्वर्ट होकर ज़मीन पर जब गिरती हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग रेनफॉल कहते हैं। और इसका अपवाह शब्द से आप समझिए, या रेन ऑफ क्या होता है, जब ये जल की बूंदें ज़मीन पर गिरती हैं उसके बाद ये जो है ज़मीन पर उस लेवल पर जाती हैं जहाँ ये इनको इकट्ठा किया जा सके, जैसे तालाब या नदी या समुद्र तक जाती हैं ये जल की बूंदें या वर्षा की बूंदें जाती हैं। तो उसमें कुछ जो है हमारी जल की बूंदें कुछ ज़मीन के द्वारा सोख ली जाती हैं, कुछ पेड़ पौधे वनस्पतियों के द्वारा सोख ली जाती हैं, और कुछ उनका वाष्पीकृत हो जाता। उसके बाद जो जल होता है वह कहीं जहाँ पर संचय होता है, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग अपवाह कहते हैं, यानी रेन ऑफ कहते हैं। तो एक बार फिर से आप समझिए, रेनफॉल क्या होता है। पृथ्वी पर वर्षा का होना रेनफॉल होता है, और जब वर्षा होकर किसी ऐसे जगह पर हमारा जल संचय होता है या इकट्ठा होता है, और उसके लिए जो प्रोसेस होता है, जैसे जल हमारा कुछ ज़मीन में सोख लिया जाता है, कुछ वनस्पतियों के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है, कुछ उसका वाष्पीकृत होता है। ये प्रक्रिया होने के बाद जल जहाँ संचय होता है उस सभी प्रक्रिया को हम लोग अपवाह कहते हैं। तो यह इसका जो हम लोग अध्ययन करते हैं इसी को हम लोग हाइड्रोलॉजी कहते हैं, जल विज्ञान कहते हैं। उसके बाद हाइड्रोलॉजिकल जो आपकी साइकिल होती है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अंतर्गत जो भी हमारे समुद्र हैं, नदियां हैं, इनका जल का जो वाष्पन होता है, और वाष्पन होने के बाद पुनः ये वाष्पन जल की बूंदों में बदलने के पश्चात पृथ्वी पर आती हैं, इसी को हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। उसके बाद रेनफॉल क्या होता है, मैंने आपको बताया। रेनफॉल वर्षा क्या होता है, वर्षा कैसे होती है, जो हमारी वाष्पन क्रिया के बाद जो वर्षा की बूंदें हैं वो पृथ्वी पर आना, इसी को रेनफॉल कहा जाता है। रेन ऑफ भी मैंने आपको बताया कि ये वर्षा की बूंदें जब पृथ्वी पर आती हैं तो यह किसी ऐसे जगह पर जाकर स्टोर हो जाती हैं जहाँ से उनका हम लोग किसी काम के पर्पज़ से हम लोग उसका यूज कर पाएँ, यह रेन ऑफ होता है। उसके बाद एक चीज़ और आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि हाइड्रोग्राफ क्या होता है। हाइड्रोग्राफ ध्यान देंगे आप जो है कि यह एक हाइड्रोग्राफ है जो समय के साथ जो है जल के विसर्जन को बताता है। यह इस ग्राफ के माध्यम से समय के साथ, यानी समय के सापेक्ष जल का जो विसर्जन होता है, जो जल का प्रवाह होता है, उसको हमें पता लगता है किस माध्यम से, समय के हाइड्रोग्राफ के माध्यम से, कि इतने समय में इतना जल का विसर्जन हो गया है। इस चीज़ की जानकारी हमें
हाइड्रोग्राफ के माध्यम से मिलती है। अब ये हाइड्रोग्राफ जो होता है यह दिन के लिए हो सकता है, महीनों के लिए हो सकता है या वर्ष भर के लिए होता है। हाइड्रोग्राफ से हमें पता लगता है कि एक दिन में कितना मीट्रिक टन जो है आपका जल का विसर्जन हो गया, या एक महीने में कितना जल का विसर्जन हो गया, या एक साल में कितना जल का विसर्जन हो गया, या ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि एक दिन में कितना जल का संचय हुआ, या एक महीने में कितना जल का संचय हुआ, या साल भर में कितने जल का संचय हुआ। ये जानकारी हमें हाइड्रोग्राफ से मिलती है। हाइड्रोग्राफ जो होता है निश्चित अवधि में प्रवाहित जल की मात्रा को भी बताता है कि एक निश्चित समय में कितना जल आपका प्रवाहित हो गया है, उसकी मात्रा को भी बताता है। और इसके द्वारा प्रत्येक माह का औसत मान, यानी प्रत्येक महीने में प्रत्येक माह में जो जल का औसत, किस औसत से हमारा जल का विसर्जन हुआ, इन सभी बिंदुओं या इन सभी बातों के बारे में हमें जानकारी हाइड्रोग्राफ से मिलती है। उसके बाद आपका फ्लो ड्यूरेशन कर्व आता है, प्रवाह अवधि वक्र। ये क्या होता है? ये प्रवाह अवधि वक्र जो होता है या फ्लो ड्यूरेशन कर्व जो होता है, इस ग्राफ को हम लोग हाइड्रोग्राफ की सहायता से ही बनाते हैं। ध्यान देंगे आप, जो है फ्लो ड्यूरेशन कर्व यह हाइड्रोग्राफ की सहायता से बनाया जाता है। यानी ये जो कर्व बनाया जाता है आपको हाइड्रोग्राफ से ही आपको ये फ्लो ड्यूरेशन कर्व बनाया जाता है। मैंने आपको बताया हाइड्रोग्राफ क्या होता है। समय के सापेक्ष जल का जो विसर्जन होता है इसका पता हमें हाइड्रोग्राफ से चलता है, और इस हाइड्रोग्राफ की सहायता से हम लोग फ्लो ड्यूरेशन कर्व को बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक और है लोड कर्व। यह लोड क्या होता है? लोड तथा समय के बीच खींचा जाता है लोड कर्व। लोड आपका किलोवाट में हो सकता है या मेगावाट में हो सकता है। इस लोड और जो टाइम होता है, लोड और समय के बीच में जो हम लोग कर्व खींचते हैं उसको लोड कर्व कहते हैं। यह लोड कर्व 3 प्रकार से हो सकता है: डेली लोड कर्व, मंथली लोड कर्व और ईयरली लोड कर्व। ध्यान देंगे, लोड कर्व आपका 3 प्रकार से हो सकता है: डेली लोड कर्व, मंथली लोड कर्व और ईयरली लोड कर्व। तो डेली लोड कर्व के द्वारा हमें एक दिन में यानी 24 घंटे में कितना बिजली कंज्यूम हमने किया है, या 24 घंटे में किस समय आपकी डिमांड अधिकतम आई है पावर प्लांट पर, या किस समय में पावर प्लांट पर न्यूनतम डिमांड रही है, इन सब की जानकारी हमें लोड कर्व से मिलता है। तो ये डेली भी हो सकते हैं, मंथली भी हो सकते हैं और एनुअली यानी ईयरली भी हो सकते हैं। मंथली में हमें पता लगता है कि किस महीने में औसतन हमारा कितना डिमांड रहा है, किस महीने में हमारा डिमांड कम रहा है। इन सभी बिंदुओं के बारे में हमें लोड कर्व से पता लगता है। दूसरी चीज़ कि यह जो लोड, ये आपको एक लोड कर्व दिखाया गया है समय के सापेक्ष, टाइम है और ये किलोवाट में। ये आपको इतना जो है लोड कर्व इस तरह से बना हुआ दिखाई दे रहा है। यह जो लोड कर्व का एरिया आपको दिख रहा है स्क्वायर के शेप में, यह जो लोड कर्व का एरिया है यह हमें इस बात को बताता है कि कितना बिजली हमने पावर हाउस से कंज्यूम किया है या कितना बिजली की खपत हुई है। तो आगे कुछ आपको देखिए, यह पावर हाउस पर अधिकतम लोड किस अवधि पर है इसको बताता है। यानी लोड कर्व जो होता है पावर हाउस पर किस अवधि में अधिकतम लोड है इसका पता हमें लोड कर्व से लगता है। दूसरा, लोड कर्व का एरिया बिजली कितनी पैदा हुई या कितनी खर्च हुई इसका हमें जानकारी देता है लोड कर्व। तो ये कुछ बिंदु हैं, कुछ बातें हैं जो आपको हाइड्रोग्राफ यानी जो आपका जल विद्युत परियोजना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, उससे संबंधित है। इसके बारे में आप जानते रहिए कि हमारा हाइड्रोलॉजी क्या होती है। इसके अंतर्गत हम लोग रैनफॉल तथा रैन ऑफ का अध्ययन करते हैं। रैनफॉल क्या होता है? वर्षा का ज़मीन पर गिरना रैनफॉल क्रिया होती है, और उसका किसी दूसरे जगह पर संचय होना रैन ऑफ क्रिया होती है। उसके बाद हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है? जो भी हमारे समुद्री या नदी के जल होते हैं, इनका वाष्पन होने के बाद पुनः ज़मीन पर इनका वर्षा के रूप में गिरना, इसको हम लोग हाइड्रोलॉजिकल या जलीय चक्र कहते हैं। उसके बाद हाइड्रोग्राफ क्या होता है? हाइड्रोग्राफ समय का, यह जो है समय के सापेक्ष जल के विसर्जन की मात्रा हमें जिस माध्यम से पता लगती है वह आपका हाइड्रोग्राफ है। यानी हाइड्रोग्राफ की सहायता से जो जल का विसर्जन है उसका पता हमें समय के सापेक्ष में लगता है। इसके बाद इस हाइड्रोग्राफ का जो है यह हाइड्रोग्राफ महीने
मंथली दिन या वर्ष के लिए हो सकते हैं। उसके बाद हाइड्रोग्राफ की सहायता से अपवाह का न्यूनतम तथा अधिकतम मान ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा, निश्चित अवधि में प्रवाहित जल की मात्रा ज्ञात की जा सकती है या पता लगाया जा सकता है। दूसरी अगली बात जो है, प्रत्येक माह का औसत मान आपको हाइड्रोग्राफ से पता लगाया जा सकता है। उसके बाद फ्लो ड्यूरेशन कर्व है। फ्लो ड्यूरेशन कर्व दोस्तों क्या होता है, इसका जो हम लोग ये कर्व बनाते हैं इसको हाइड्रोग्राफ की सहायता से बनाते हैं फ्लो ड्यूरेशन कर्व को। फिर उसके बाद लोड कर्व क्या होता है, लोड कर्व लोड तथा समय के बीच में खींचा गया कर्व होता है जिसको हम लोग लोड कर्व कहते हैं। डेली लोड कर्व हो सकता है, मंथली हो सकता है या ईयरली हो सकता है। तो जो लोड कर्व का एरिया है यह कितना बिजली आप पैदा किए हैं इसको बताता है, और यह पावर हाउस पर अधिकतम लोड किस समय है इसका भी पता हमें लोड कर्व से पता लगता है। तो दोस्तों ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी, कुछ शब्द थे जो आपके किताब में दिया गया है, आप इसको समझते रहिए। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको लिखा गया क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हम लोग बनाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का डिज़ाइन करते हैं, वह उसका आधार क्या होगा, किन किन आधार पर हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले जल शीर्ष के आधार पर, यानी जो हमारा वर्षा का जल है इसका जो हम लोग डैम के माध्यम से इकट्ठा करते हैं, यह डैम में कितना मीटर तक पानी का हाइट है या कितना मीटर तक पानी का हेड है, उसके आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यह 3 प्रकार से होता है, लो हेड प्लांट, मीडियम हेड प्लांट और हाई हेड प्लांट। ध्यान देंगे, जल की उपलब्धता के आधार पर यानी जो है वाटर ऑन द बेसिस ऑफ वाटर हेड, इसके आधार पर हमारा जो प्लांट होता है वह 3 प्रकार से होता है, लो हेड प्लांट, मीडियम हेड प्लांट और हाई हेड प्लांट। तो लो हेड प्लांट क्या होते हैं, जिसमें जो जल का हेड हो 30 मीटर तक, उसे हम लोग लो हेड प्लांट कहते हैं, और 30 मीटर से 100 मीटर तक के हेड को हम लोग मीडियम हेड प्लांट कहते हैं, और 100 मीटर से अधिक अगर जल का हेड हो तो उसको हम लोग हाई हेड प्लांट कहते हैं। दोस्तों यह जो आपको जल का हेड दिख रहा है 30 मीटर या 30 से 100 मीटर या 100 मीटर से अधिक, ये अलग अलग किताबों में थोड़ा बहुत आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो कहीं कहीं 30 मीटर से 100 मीटर या कहीं कहीं 30 मीटर से 250 मीटर लिखा रहता है, और इसको 100 मीटर से अधिक तो कहीं 250 मीटर से अधिक लिखा रहता है। तो इस तरह का थोड़ा बहुत चेंजेज आपको देखने को मिलेगा। परंतु जो जल शीर्ष के आधार पर हमारे प्लांट 3 प्रकार के होते हैं, लो हेड प्लांट, मीडियम हेड प्लांट और हाई हेड प्लांट। उसके बाद जो हमारे प्लांट पर लोड लगाया जाता है, लोड की प्रकृति के आधार पर, लोड के नेचर के आधार पर हमारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक बेस लोड प्लांट होता है, दूसरा पीक लोड प्लांट होता है। तो दोस्तों बेस लोड प्लांट क्या होता है और पीक लोड प्लांट क्या होता है, या इसको समझने से पहले आपको समझना होगा बेस लोड क्या होता है और पीक लोड क्या होता है। आइए देखते हैं बेस लोड प्लांट और पीक लोड प्लांट क्या होते हैं। तो दोस्तों आपको बेस लोड प्लांट समझने से पहले आपको बेस लोड क्या होता है और पीक लोड क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि बेस लोड वह होता है जो प्लांट पर हर समय बना रहता है, और जो आकस्मिक रूप से कुछ समय के लिए प्लांट पर लोड आ जाए उसे हम लोग पीक लोड प्लांट कहते हैं। तो हमारे कुछ प्लांट होते हैं जो बेस लोड के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, और कुछ प्लांट होते हैं जो पीक लोड के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं, जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं या हमारे जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, इनको बेस लोड के लिए डिज़ाइन किया जाता है। और हमारे जो अगर मैं बताऊं कि जो हमारे गैस पावर प्लांट होते हैं या डीजल पावर प्लांट होते हैं, इनका डिज़ाइन हम लोग पीक लोड प्लांट के लिए करते हैं। तो यह भार की प्रकृति के आधार पर हमारे बेस लोड प्लांट होते हैं और पीक लोड प्लांट होते हैं। उसी प्रकार से जल की उपलब्ध मात्रा के आधार पर हमारे 5 प्रकार के संयंत्र होते हैं, 5 प्रकार के प्लांट होते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा होगा, अपवाह नदी संयंत्र तालाब रहित, अपवाह नदी संयंत्र तालाब सहित, स्टोर टाइप प्लांट, आपका पंप स्टोरेज प्लांट, और मिनी एंड माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट। यह आपका पावर प्लांट जल की उपलब्ध मात्रा के आधार पर
क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जो अपवाह नदी संयंत्र है, इसमें ध्यान देंगे कि तालाब रहित। अपवाह मैंने आपको बताया क्या होता है, जो जल का विसर्जन, जो जल विसर्जित होकर कहीं इकट्ठा हो जाए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। तो जब जल का विसर्जन कहीं पर हो रहा है और उस विसर्जन में हम लोग कोई टरबाइन की सहायता से बिजली बनाने लगे, बिजली पैदा करने लगे, तो इस तरह के प्लांट को हम लोग अपवाह नदी संयंत्र कहते हैं। इस अपवाह नदी संयंत्र में पानी का भंडार नहीं होता, यानी पानी को हम लोग कहीं रोकने की व्यवस्था नहीं बनाते। इस प्रकार के प्लांट में हम लोग किसी डैम का निर्माण नहीं करते हैं या पानी का कहीं स्टोर नहीं करते हैं। दूसरी बात, नदी के प्रवाह पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, पानी बहता रहता है, उसी पानी के फ्लो से हम लोग टरबाइन को चला लेते हैं और टरबाइन से हमारा अल्टरनेटर जुड़ा होता है और अल्टरनेटर बिजली पैदा करता है। तो ये जल की उपलब्धता के आधार पर अपवाह नदी संयंत्र यानी तालाब रहित, इसका प्रयोग न के बराबर आज के डेट में है। उसके बाद अपवाह नदी संयंत्र तालाब सहित। तालाब बना देने से इस संयंत्र की उपयोगिता पहले से बढ़ जाती है, पहले की तुलना में अधिक हो जाती है। और ये जो अपवाह नदी संयंत्र तालाब सहित है, इसका प्रयोग हम लोग यहाँ पर देखिए बेस लोड और पीक लोड प्लांट की तरह करते हैं। ध्यान देंगे, आपको पूछा यही जाएगा कि किस प्लांट का प्रयोग हम लोग बेस लोड के लिए करते हैं, किस प्लांट का प्रयोग हम लोग पीक लोड के लिए करते हैं। तो जो अपवाह नदी संयंत्र है तालाब सहित, इसका प्रयोग हम लोग बेस लोड प्लांट के लिए और पीक लोड प्लांट के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका है स्टोरेज टाइप का प्लांट। स्टोरेज टाइप का प्लांट में हम लोग क्या करते हैं, एक डैम बनाकर, एक बांध बनाकर हम लोग एक बृहद आकार के जलाशय बनाते हैं। इस जलाशय में हम लोग पानी को इकट्ठा करते हैं और उस पानी की सहायता से हम लोग टरबाइन को चलाते हैं और टरबाइन से हमारा अल्टरनेटर जुड़ा होता है और अल्टरनेटर से हम बिजली पैदा करते हैं। तो यह स्टोरेज टाइप के जो प्लांट होते हैं, इसका प्रयोग हम लोग बेस लोड और पीक लोड दोनों के लिए करते हैं। ये भी बात आप ध्यान में देंगे। जो हमारा अपवाह नदी संयंत्र यानी तालाब रहित है, इसका प्रयोग भी हम लोग बेस लोड और पीक लोड के लिए करते हैं। और जो स्टोरेज टाइप के प्लांट होते हैं, इसका प्रयोग भी हम लोग बेस लोड और पीक लोड की तरह करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पंप स्टोरेज प्लांट। जो आपका पंप स्टोरेज प्लांट है, इसका प्रयोग आप ध्यान देंगे, जो पंप स्टोरेज प्लांट है, जो हम किसी नदी पर डैम बनाकर पानी को इकट्ठा कर लिए, जिसको हम लोग जलाशय कहते हैं, इस जलाशय से हमने टरबाइन को चलाया, टरबाइन से हमारा अल्टरनेटर चला और बिजली पैदा किया। उसके बाद जो पानी टरबाइन की ब्लेडों पर यूज होने के बाद, इस ड्राफ्ट ट्यूब की सहायता से, टरबाइन की ब्लेडों पर यूज होने के बाद ड्राफ्ट ट्यूब की सहायता से टेल रेस में चला जाता है और इस टेल रेस के पानी को हम लोग किसी पंप के द्वारा पुनः इस जलाशय में यानी इस रिजर्वायर में भेज दें। तो इस तरह के प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, पंप स्टोरेज प्लांट कहते हैं। इस तरह के प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, पंप स्टोरेज प्लांट कहते हैं। यानी टेल रेस के पानी का पुनः यूज करते हैं और इसका जो पंप स्टोरेज प्लांट होता है, इसका प्रयोग हम लोग पीक लोड के लिए करते हैं। ध्यान देंगे आप, जो है पंप स्टोरेज प्लांट का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, पीक लोड के लिए करते हैं। अगला है आपका मिनी एंड माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट। यानी मिनी और माइक्रो हाइड्रो जो पावर प्लांट होते हैं, इनका प्रयोग बहुत ही पिछड़े एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में किया जाता है, जहां पर बिजली आसानी से नहीं पहुंच सकती है। इसमें जो जल का हेड है वो 5 से 10 मीटर तक का शीर्ष होता है और कम हेड पर हम लोग बिजली को बनाते हैं। इसके लिए जो टरबाइन आपकी यूज होती है, बल्ब टरबाइन का प्रयोग किए जाते हैं और इसके द्वारा 100 किलोवाट तक का जनरेशन यानी बिजली को हम लोग 100 किलोवाट तक पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह आपका क्लासिफिकेशन था एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। किस तरह से आपने क्लासिफिकेशन किया, जल शीर्ष के आधार पर आपके लो हेड प्लांट, मीडियम हेड प्लांट और हाई हेड प्लांट। उसके बाद भार की प्रकृति के आधार पर बेस लोड प्लांट और पीक लोड प्लांट। उसके बाद जल की उपलब्ध मात्रा के आधार पर हमारे अपवाह नदी संयंत्र तालाब रहित, अपवाह नदी संयंत्र तालाब सहित। तीसरा स्टोरेज टाइप के प्लांट, पंप स्टोरेज टाइप के प्लांट और मिनी एंड माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट। यह 5 प्रकार के आपने पावर प्लांट बना दिया। बाकी एक इधर की जो बातें आपको लिखी गई हैं,
एक ये विस्तृत जानकारी आपको बताया गया है कि हम लोग एक नदी पर डैम बनाकर उस डैम से हम लोग पेन स्टॉक की सहायता से बिजली घर तक पानी को लाते हैं और वहाँ पर टरबाइन चलाते हैं। तो इसमें कौन कौन से बिंदु हैं, कौन कौन से घटक हैं जो इस प्लांट को चलाने में सहायक होते हैं, उन सभी बिंदुओं के बारे में आपको इधर जानकारी लिखी गई है। तो दोस्तों, इस प्लांट में सबसे मेन जो घटक होता है, इस प्लांट में सबसे मेन जो घटक होता है वह इसका डैम होता है। अब डैम का काम क्या होता है? सबसे पहली बात कि जो डैम का काम होता है, यह आपकी यहाँ पर जो जल का हेड है, जल का जो लेवल है, इसको बढ़ा देता है। आप नदी पर पानी बह रहा है, उस पर डैम बना दीजिए, डैम की सहायता से पानी का लेवल बढ़ने लगता है और यहाँ जो है जल का हेड बहुत ऊपर तक चला जाता है। तो जब पानी का लेवल बढ़कर जल का एक निश्चित मात्रा में हेड हो जाता है तो उस जल में आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाती है, यानी आपका यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पैदा हो गई। अब इस पोटेंशियल एनर्जी का प्रयोग हम लोग डैम की सहायता से काइनेटिक एनर्जी में करते हैं, यानी आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है उसका प्रयोग हम लोग गतिज ऊर्जा में करते हैं। तो डैम का कुछ काम है, जैसा कि सबसे पहला काम कि यह पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलता है। डैम का यह काम होता है, जल में पोटेंशियल एनर्जी को क्रिएट करता है और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग फिर किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? डैम की सहायता से काइनेटिक एनर्जी में, यानी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। दूसरा, इस डैम की सहायता से हम लोग जल को स्टोर करते हैं। डैम अगर न रहता, बांध अगर हम लोग नहीं बनाते तो जल को हम लोग या जल का संचय नहीं कर पाते हैं। तीसरी बात कि जो जल का लेवल है उसको भी हम लोग कंट्रोल करते हैं डैम की सहायता से, कि डैम में कितना पानी रहना चाहिए, कितना नहीं, यह हम अपनी इच्छा के अनुसार डैम में पानी रख सकते हैं। यानी वाटर लेवल कंट्रोल करने के लिए भी डैम का प्रयोग किया जाता है। अगली बात मैं बताऊं तो डैम का प्रयोग आपका हेड डिफरेंस क्रिएट करने के लिए भी किया जाता है। हेड डिफरेंस का मतलब ये होता है कि इधर जो जल है, इधर जो जल है इधर बहुत भरा हुआ, यानी इस डैम की सहायता से पानी इधर बहुत भरा हुआ है, इधर जो है नदी की दूसरी दिशा में पानी का जो हेड है वो बहुत कम है। यानी जो पानी के हेड में डिफरेंस है ये किसकी वजह से आ रहा है? डैम की वजह से। तो हेड डिफरेंस पैदा करने में सहायक होता है, जिसकी वजह से हमारा जो पानी होता है उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। तो यहाँ से हेड डिफरेंस हमको मिलता है। पोटेंशियल एनर्जी आपका mgh जो होती है, यानी इसमें हाइट होता है, जल का मास होता है, उसमें गुरुत्व त्वरण होता है, जिसकी वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। यानी पोटेंशियल एनर्जी पैदा करना तथा काइनेटिक एनर्जी में बदलना, ये डैम का काम होता है। अगर मैं डैम बताऊं तो कुछ प्रकार के डैम आपको यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे ग्रेविटी डैम होता है, बटरेस डैम होता है, आर्क डैम होता है, अर्थफिल डैम होता है और रॉकफिल डैम होता है। ये डैम कंस्ट्रक्शन और संरचना के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन तो सबका काम एक ही होता है कि पानी का स्टोर करना, पानी को स्टोर करना और उस पानी के लेवल को एक निश्चित हाइट तक लेकर जाना, जिससे कि पानी में आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाए और डैम की सहायता से इस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। और इस काइनेटिक एनर्जी का प्रयोग हम लोग, यानी गतिज ऊर्जा का प्रयोग हम लोग टरबाइन को घुमाने में करते हैं, और टरबाइन जो है यह काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। और टरबाइन की शाफ्ट से हमारा अल्टरनेटर का शाफ्ट लगा होता है, और जो अल्टरनेटर काम करता है वह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। ये पूरा प्रोसेस होता है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर। तो आपको डैम समझ में आ गया होगा। उसके बाद रिजर्वायर क्या होता है? यहाँ पर रिजर्वायर आपको दिख रहा है। रिजर्वायर क्या होता है? वह विस्तृत एरिया जहाँ पर जल का संचय होता है डैम की सहायता से, उसे हम लोग रिजर्वायर कहते हैं। यानी वर्षा के जल का संग्रह हम लोग जिस एरिया में करते हैं उसे हम लोग रिजर्वायर कहते हैं। यहाँ पर जैसे डैम के पीछे आपको रिजर्वायर दिख रहा होगा। उसके बाद ट्रैश रैक, यानी कचरा रेक क्या होता है, ट्रैश रैक क्या होता है? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये डैम है, डैम पर हमने डैम की सहायता से पानी को इकट्ठा कर लिया। अब इस पानी को हमें इस पावर हाउस तक, जो हमारा टरबाइन है वहाँ तक लेकर जाना है। तो इस डैम के पीछे जो भी पानी इकट्ठा हुआ उस पानी में बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा होता है।
अगर इस कूड़ा कचरा को अगर हम लोग ना हटाएं और ये पानी सीधे हमारे टरबाइन के ब्लेडों पर पहुंच जाए तो टरबाइन की ब्लेडों को नुकसान कर देंगी, टरबाइन की ब्लेडें बेंड हो जाएंगी, आपकी टरबाइन काम नहीं करेंगी और पूरा प्लांट बंद हो जाएगा, बिजली पैदा नहीं होगी। तो इसलिए हमें ज़रूरी होता है कि इस पानी में जो भी कूड़ा कचरा हो उसको साफ़ कर लें। तो यह साफ़ करने का काम हम लोग ट्रैश रैक यानी कचरा रैक के द्वारा करते हैं। यानी पानी में कूड़ा कचरा साफ़ करना। और ये लगा कहाँ होता है? डैम के पास में, जैसे आपको दिखाया जाता है, जहाँ पर यह आपका ये जो नली है, ये जो टनल टाइप का आपको नली दिख रही है, इसमें जहाँ पानी एंट्री करता है डैम की सहायता से, उसके मुख्य द्वार पर लगा होता है कि वहाँ पर कूड़ा कचरा हट जाए पानी से और शुद्ध पानी हमारा इस नली में जाए। तो यह आपका ट्रैश रैक हो गया। अब उसके बाद 4 वे यानी अग्रेतर खाड़ी, इसको हम लोग रेगुलेटिंग रिजर्वायर की तरह काम मिलाते हैं। दोस्तों ये रिजर्वायर आपको समझ में आया कि डैम की सहायता से जो विस्तृत एरिया में हम लोग पानी का संचय करते हैं उसे रिजर्वायर कहते हैं। अब ये रेगुलेटिंग रिजर्वायर क्या होता है? जब इस डैम में किसी वजह से पानी कम हो जाए या मान लीजिए बहुत ज़्यादा सूखा है और डैम में पानी कम हो गया है, तो जो हमारा 4 वे है, 4 वे से इस डैम में हम लोग पानी को सप्लाई करते हैं। यानी यह एज रेगुलेटर की तरह काम करता है। यहाँ पर जब एक्सेस पानी हो जाता है तो इस एक्सेस पानी को हम लोग 4 वे में भेज देते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो 4 वे से यहाँ पर पानी को पुनः इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ये 4 वे जो होता है, अग्रेतर खाड़ी जो होती है, यह रेगुलेटिंग रिजर्वायर की तरह काम करता है। आवश्यकता पड़ने पर हम पानी की सप्लाई करते हैं पेनस्टॉक तक, और जब पानी की अधिकता हो तो हम लोग 4 वे में पानी का संचय कर लेते हैं। तो ये 4 वे हो गया। उसके बाद पेनस्टॉक क्या होता है? दोस्तों पेनस्टॉक को आपको समझना चाहिए। यह पेनस्टॉक जो होता है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट घटक होता है। अब पेनस्टॉक होता क्या है? ये जो आपको देखिए, ये जो आपका पावर हाउस दिख रहा है और यहाँ पर एक टैंक दिख रहा है, सर्ज टैंक, इसके बीच की जो नली होती है इसी को पेनस्टॉक कहते हैं। यानी पावर हाउस तथा सर्ज टैंक के बीच की जो नली होती है इसको हम लोग पेनस्टॉक कहते हैं। अब ये पेनस्टॉक किस चीज़ का बना होता है? ये पेनस्टॉक आरसीसी का हो सकता है या स्टील का हो सकता है। अगर जल का हेड 30 मीटर यानी 30 मीटर से कम है तो यह आरसीसी का मतलब सीमेंट, कंक्रीट और रेनफोर्स यानी सीक सरिया के द्वारा बनाया हो उसे आरसीसी कहते हैं। अगर जल का हेड 30 मीटर तक है तो यह जो आपका पेनस्टॉक है वह आरसीसी का बना हो सकता है। और यह इससे अगर जल का हेड 30 मीटर से अधिक है तो फिर इसको हम लोग स्टील का बनाते हैं, क्योंकि जल का हेड अगर अधिक होगा तो इसमें पानी का प्रेशर अधिक होगा और पानी का प्रेशर अधिक होने से यह आपका पेनस्टॉक फट सकता है, क्रैक हो सकता है। अगर यह क्रैक हो गया तो फिर आपकी टरबाइन तक पानी नहीं पहुंच पाएगा, हमारी ये पूरा प्लांट ठप पड़ जाएगा, बिजली नहीं पैदा करेगा। तो ये पेनस्टॉक का काम क्या होता है? देखिए आपको यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं। पेनस्टॉक सर्ज टैंक से पावर हाउस तक के बीच की पाइप को हम लोग क्या कहते हैं? पेनस्टॉक कहते हैं। सर्ज टैंक से जो हमारा ये जो सर्ज टैंक है और जो ये पावर हाउस है इसके बीच की जो पाइप है इसको हम लोग पेनस्टॉक कहते हैं। अब इस पेनस्टॉक इस पाइप में ही कुछ वाल्व लगे होते हैं, जैसे इसको हम लोग कहते हैं वाल्व हाउस। ये आपका वाल्व हाउस है, यह बटरफ्लाई वाल्व है और यहाँ पर एक वाल्व और लिख रहा है कंट्रोल वाल्व, लिखा हुआ है कंट्रोल वाल्व। तो ये तीनों वाल्व का अलग अलग काम होता है। जैसे आपको यहाँ पर वाल्व हाउस का काम क्या होता है? पेनस्टॉक की सुरक्षा करना। वाल्व हाउस का काम क्या होता है? पेनस्टॉक की सुरक्षा करना है। इसमें मुख्य जल गेट्स होते हैं यानी स्लाइस गेट होते हैं। इस वाल्व हाउस में छोटे छोटे गेट लगे होते हैं जो स्वतः ही ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, जब पेनस्टॉक में पानी का प्रेशर एक आवश्यकता से अधिक हो जाए तो ये जल गेट्स जो होते हैं, स्लाइस गेट्स जो होते हैं, ये ओपन हो जाते हैं और एक्सेस पानी को आपका पेनस्टॉक से बाहर कर देते हैं, यानी पेनस्टॉक की सुरक्षा करते हैं। तो जो वाल्व हाउस का प्रयोग किया जाता है वो पेनस्टॉक की सुरक्षा के लिए किया जाता है। दूसरा अगर हम लोग कहें कंट्रोल वाल्व, यह पानी के प्रेशर को कंट्रोल करता है। जो हमारा
कंट्रोल वाल्व होता है, यह पानी के प्रेशर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। एक निश्चित प्रेशर से टरबाइन पर पानी हमारा जाए और टरबाइन एक निश्चित गति से घूमे, क्योंकि जो टरबाइन गति करती है तो टरबाइन की गति से हमारा जो अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी मैच करती है। अगर टरबाइन की गति कम या ज़्यादा होगी तो अल्टरनेटर उसी स्पीड से घूमेगा और उसकी स्पीड चेंज होने से फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। तो हमारा जो ये आपका कंट्रोल वाल्व है, एक निश्चित प्रेशर से पानी को टरबाइन की ब्लेडों पर भेजता है, ये इसका काम होता है कंट्रोल वाल्व का। उसके बाद बटरफ्लाई वाल्व आपको दिख रहा है। बटरफ्लाई वाल्व क्या होता है, यह ऑटोमेटिक लोड के हिसाब से, यानी यह ऑटोमेटिक लोड के अनुसार पानी के प्रेशर को कंट्रोल करता है। ऑटोमेटिक जैसा लोड अगर ज़्यादा हो गया तो यह पानी के प्रेशर को बढ़ा देगा, जिससे टरबाइन अब तेज़ गति से घूमे, और टरबाइन जब तेज़ गति से घूमेगी तो अल्टरनेटर हमारा तेज़ गति से घूमेगा और बिजली पैदा अधिक करेगा। तो यह अगर मान लीजिए लोड कम हो गया तो हमें कम वोल्टेज पैदा करने की ज़रूरत होगी, तो हमें टरबाइन की गति को कम करना पड़ेगा, और टरबाइन की गति को हमारा बटरफ्लाई वाल्व स्वतः ही अपने आप कम कर देता है। तो यह बटरफ्लाई वाल्व का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, बटरफ्लाई वाल्व का लोड के अनुसार पानी के प्रेशर को ऑटोमेटिक कंट्रोल करना, यह बटरफ्लाई वाल्व का काम होता है। तो दोस्तों यह आपको वाल्व हाउस क्या होता है, जो पेन स्टॉक की सुरक्षा करता है। इसमें स्लाइड्स गेट्स लगे होते हैं जो ऑटोमेटिक स्वतः ही अपने आप जब पेन स्टॉक में पानी का प्रेशर हो जाए तो खुलकर यह एक्सेस पानी को बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद पेन स्टॉक मैंने बताया, पेन स्टॉक क्या होता है, पावर हाउस तथा सर्ज टैंक के बीच की जो पाइप होती है उसको पेन स्टॉक कहते हैं। अब ये पेन स्टॉक या तो ज़मीन की सहायता या ज़मीन के सहारे लेकर जाया जा सकता है, या इस पेन स्टॉक को ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर पिलर या खंभों की सहायता से लेकर जाया जा सकता है। यह अपनी ज़रूरत के हिसाब से सुविधा के अनुसार हम कर सकते हैं। यह पेन स्टॉक आरसीसी का हो सकता है या स्टील का हो सकता है। 30 मीटर से कम के लिए हम लोग आरसीसी का बनाते हैं और 30 मीटर से अधिक के लिए स्टील का बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको एक मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपको सर्ज टैंक यहाँ पर दिख रहा है। सर्ज टैंक का काम क्या होता है, सबसे पहला काम ये जो सर्ज टैंक का है, यह पेन स्टॉक की सुरक्षा करता है। ये जो पेन स्टॉक है इसकी सुरक्षा करेगा। तो आप कहेंगे कि सर आपने बताया कि वाल्व हाउस हमारा सर्ज पेन स्टॉक की सुरक्षा करेगा। तो दोस्तों अगर वाल्व हाउस में कोई प्रॉब्लम आ गई, वह सही ढंग से काम नहीं किया, तो दूसरा कोई एक ऑप्शन होता है जो कि हमारा सर्ज टैंक की सुरक्षा करे। तो उसके लिए पेन स्टॉक का हम लोग प्रयोग करते हैं। यह पेन स्टॉक का काम क्या होता है कि जब इस पावर हाउस पर लोड अचानक से बढ़ जाए, पावर हाउस पर लोड अचानक से बढ़ जाए, तो हमें टरबाइन को अधिक गति से घुमाने की आवश्यकता पड़ेगी कि अधिक वोल्टेज पैदा करे। और जब टरबाइन अधिक गति से घूमेगा तो अल्टरनेटर भी तेज़ गति से घूमेगा और अधिक वोल्टेज पैदा करेगा। तो जब पावर हाउस पर अचानक से लोड बढ़ जाए तो टरबाइन को तेज़ गति से घुमाने के लिए हमें एक्सेस वाटर की ज़रूरत पड़ती है, अधिक वाटर की ज़रूरत पड़ती है इस पेन स्टॉक में। तो जो एक्सेस वाटर की जो सप्लाई करता है वह सर्ज टैंक करता है। तो सर्ज टैंक का काम क्या होता है, पावर हाउस पर लोड बढ़ जाने से एक्सेस वाटर की सप्लाई करना, और लोड घट जाने से जो हमारा एक्सेस वाटर है उसको स्टोर करना है। यहाँ पर दो काम होता है, यानी जब लोड कम है तो पानी को स्टोर करता है, और लोड अधिक है तो पानी को सप्लाई करता है। यह सर्ज टैंक का काम होता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट काम होता है, यह वाटर हैमर से सुरक्षा प्रदान करता है। अभी वाटर हैमर क्या होता है दोस्तों, जब पावर हाउस पर अचानक से लोड बढ़ जाता है और पानी बहुत तेज़ी मात्रा से जाता है, तो वह इस पेन स्टॉक की दीवारों पर प्रेशर डालता है, और वह अधिक प्रेशर में हो तो पेन स्टॉक की दीवारें हमारे क्रैक हो जाएंगी, उसमें त्रुटि आ जाएंगी। इसलिए इस समस्या को सर्ज टैंक के द्वारा दूर किया जा सकता है, यानी इसको हम लोग कहते हैं वाटर हैमर। यानी जब पावर हाउस पर अचानक से लोड बढ़ जाए तो पानी बहुत तेज़ी मात्रा से आएगा पेन स्टॉक में, और जब लोड कम हो जाए तो पानी का दबाव बहुत तेज़ी मात्रा में बढ़ जाएगा। तो इसी घटना को हम लोग वाटर हैमर कहते हैं, और इस वाटर हैमर की समस्या को हम लोग सर्ज टैंक की
सहायता से दूर कर सकते हैं। एक और बात आपके लिए कि वाटर हैमर की समस्या कहाँ होती है, वो पेन स्टॉक में होती है, इस बात को भी आप ध्यान में देंगे। तो यहाँ पर आपको पेन स्टॉक के बारे में कुछ सर्ज टैंक के बारे में लिखा गया है कि हाइड्रो पावर प्लांट का मुख्य भाग होता है सर्ज टैंक। उसके बाद आपका है यह पेन स्टॉक की सुरक्षा वाटर हैमर से करता है। वाटर हैमर का मतलब जो पानी बहुत तेज़ी से आता है और पेन स्टॉक की सतहों पर दबाव डालता है, उसको हम लोग वाटर हैमर कहते हैं। तो यह पेन स्टॉक की सुरक्षा वाटर हैमर से करता है। अगली बात मैं कहूँ कि कम लोड पर पानी को स्टोर तथा अधिक लोड पर पानी की सप्लाई करता है, यह आपका सर्ज टैंक। उसके बाद यह मुख्य बातें हो गई और वाटर हैमर की समस्या आपका पेन स्टॉक में होता है, इस बात को भी आप जानते रहेंगे। उसके बाद देखिए आपको स्पिल वे दिखाया गया है, यानी उमड़ मार्ग। यह स्पिल वे क्या होता है दोस्तों, यह डैम होता है। डैम के पास में ही एक मार्ग बना दिया जाता है कि बारिश के मौसम में या आवश्यकता से अधिक बारिश हो जाए तो जब पानी का लेवल डैम में एक निश्चित मान से अधिक भरने लगता है तो ये डैम की दीवारों के ऊपर से फिर ओवरफ्लो होने लगेगा। जैसा कि आप देखे होंगे कि कहीं पानी बह रहा है, पानी पर अगर आप बांध बनाए तो जब बांध के बराबर पानी भर जाता है तो उसके ऊपर से पानी जाने लगता है। तो इस समस्या से बचने के लिए कि ऊपर से पानी ना जाए, उसके लिए हम लोग स्पिलवे यानी एक उमड़ मार्ग की व्यवस्था करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग डैम के पास में ही करते हैं और जब एक निश्चित मान से पानी अधिक हो जाता है तो स्पिलवे की सहायता से जो हमारा जल है वह जिस दिशा में नदी बहती है उसी दिशा में जल को छोड़ दिया जाता है और नदी की तरफ पानी हमारा बह जाता है। तो यह क्या करता है, हमारा इस डैम की सुरक्षा करता है। अगर इस एक्सेस पानी को नदी की दिशा में न छोड़ा जाए तो वह एक्सेस पानी डैम की दीवारों पर दबाव डालेगा, जिससे हमारा डैम क्रैक हो सकता है, डैम टूट सकता है, या इस डैम में पानी भरने की वजह से बाढ़ की स्थिति भी आ सकती है। तो यह क्या करता है स्पिलवे, यह डैम का सेफ्टी वाल्व की तरह काम करता है, यानी डैम की सुरक्षा करता है। अगली बात टरबाइन। टरबाइन क्या होती है, इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का जो यह भाग होता है टरबाइन, जिसको हम लोग पानी के प्रेशर की सहायता से घुमाते हैं और टरबाइन घूमती है तो टरबाइन की शाफ्ट से हमारा अल्टरनेटर घूमता है और अल्टरनेटर हमारा बिजली पैदा करता है। अब ये टरबाइन क्या काम करता है, यह काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। ध्यान देंगे आप, जो जल में गतिज ऊर्जा आ गई थी, ऊपर से ये जल हाईली प्रेशर के द्वारा नीचे टरबाइन की ब्लेडों पर पड़ रहा था। अब वो टरबाइन की ब्लेडों को घुमाएगा जिससे टरबाइन में गतिज ऊर्जा अब जो है मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी और शाफ्ट जब घूमेगा तो हमें मैकेनिकली ऊर्जा प्राप्त होगी और उस मैकेनिकली एनर्जी से हम लोग अल्टरनेटर घुमाएंगे। तो ये पहला काम होता है टरबाइन का, काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। कौन? टरबाइन। अब ये टरबाइन जो होता है, हमारे जो पावर हाउस होते हैं उसमें दो प्रकार के टरबाइन हम लोग प्रयोग करते हैं। एक इम्पल्स टरबाइन होता है, दूसरा रिएक्शन टरबाइन होता है। तो दोस्तों यह आपको याद रखना है, इम्पल्स टरबाइन क्या होता है और रिएक्शन टरबाइन क्या होता है। इस इम्पल्स टरबाइन का प्रयोग हम लोग हाई हेड और लो डिस्चार्ज, यानी जहां जल के शीर्ष की मात्रा अधिक हो और उसका डिस्चार्ज कम हो, यानी हाई हेड तथा लो डिस्चार्ज के लिए हम लोग इम्पल्स टरबाइन का प्रयोग करते हैं। और वहीं पर रिएक्शन टरबाइन जहां जल का हेड क्या हो, आपका लो हेड हो और मीडियम हेड हो, यानी लो हेड तथा मीडियम हेड तथा हाई डिस्चार्ज के लिए। यहाँ पर जैसे लो डिस्चार्ज लिखा गया, इधर रिएक्शन टरबाइन का प्रयोग हम लोग हाई डिस्चार्ज यानी लो तथा मीडियम हेड के लिए तथा हाई डिस्चार्ज के लिए हम लोग रिएक्शन टरबाइन का प्रयोग करते हैं। तो जो आपका पेंटल या इम्पल्स टरबाइन होती हैं, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण होता है पेंटल व्हील टरबाइन। जो आपकी पेंटल व्हील टरबाइन होती है वह एक प्रकार की इम्पल्स टरबाइन होती है। यह हाई हेड तथा लो डिस्चार्ज पर काम करती हैं। यह पेंटल व्हील टरबाइन एक टेंजेंट फ्लो इम्पल्स टरबाइन के नाम से भी जानी जाती है, यानी
टेंजेंशियली फ्लो इम्पल्स टरबाइन होती है। और जो पेंटल व्हील टरबाइन होती है इसकी जो गति होती है 10 से 60 आरपीएम, बहुत कम गति पर घूमती है, 10 से 60 आरपीएम राउंड पर मिनट के हिसाब से घूमती है, ये इम्पल्स टरबाइन। उसके बाद रिएक्शन टरबाइन आपकी दो प्रकार की होती हैं, एक फ्रांसिस टरबाइन, दूसरा कैप्लान टरबाइन। जो आपकी फ्रांसिस टरबाइन होती है वह मीडियम हेड तथा हाई डिस्चार्ज पर काम करती है, और जो कैप्लान टरबाइन होती है वह लो हेड तथा आपका हाई डिस्चार्ज पर काम करती हैं। यानी दोनों हाई डिस्चार्ज पर काम करती हैं, एक मीडियम हेड पर और एक लो हेड पर। तो लो हेड पर जो है आपकी कैप्लान टरबाइन और मीडियम हेड पर फ्रांसिस टरबाइन आपकी काम करती है। उसके बाद फ्रांसिस टरबाइन का जो है यह है रेडियल फ्लो यह फ्रांसिस टरबाइन जो होती है वह रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन होती है। आप ध्यान देंगे इस बात को, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जो फ्रांसिस टरबाइन कैसी है, वो रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन होती है, और जो कैप्लान टरबाइन होती है वह एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन होती है। दोनों चूँकि रिएक्शन टरबाइन के ही पार्ट हैं, इसलिए एक रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन होती है, दूसरा एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन होती है। बाकी फ्रांसिस टरबाइन की जो गति होती है 60 से 300 आरपीएम, और जो हमारी कैप्लान टरबाइन की स्पीड होती है 300 से 1000 आरपीएम तक के बीच में होती है। तो ये कुछ टरबाइन से संबंधित आपको जानकारी है। टरबाइन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लो हेड तथा हाई डिस्चार्ज के लिए हम लोग किस टरबाइन का प्रयोग करते हैं। तो लो हेड तथा हाई डिस्चार्ज यहाँ पर लिखा गया है, लो हेड यहाँ पर लिखा गया, लो हेड तथा हाई डिस्चार्ज के लिए हम लोग कैप्लान टरबाइन का यूज करते हैं, और हाई हेड तथा लो डिस्चार्ज, यहाँ पर हाई हेड तथा लो डिस्चार्ज के लिए हम लोग इम्पल्स टरबाइन का प्रयोग करते हैं। और इम्पल्स टरबाइन किसका उदाहरण है? पेंटल व्हील टरबाइन का एक उदाहरण है। तो इस तरह से आपको टरबाइन के बारे में कुछ बातें आपको यहाँ पर लिखा गया है, वो आप जानते रहिए। इसके बाद जो है दोस्तों गवर्नर, ये गवर्नर का काम क्या होता है? टरबाइन की गति को नियंत्रित करने के लिए हम लोग गवर्नर का प्रयोग करते हैं। ये टरबाइन की गति को कंट्रोल करता है गवर्नर। कभी टरबाइन की गति पानी का प्रेशर अधिक होने से बढ़ जाएगी, कभी कम हो जाएगी, तो एक कांस्टेंट गति पर घुमाने का काम हमारा गवर्नर करता है। अल्टरनेटर क्या काम करता है? यह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी बिजली पैदा करता है हमारा अल्टरनेटर जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं उसमें जो हमारा अल्टरनेटर प्रयोग किया जाता है, उसका जो रोटर होता है, रोटर के बारे में आपको जानते रहिए कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर जो हमारा अल्टरनेटर होता है उसका रोटर सेलियन पोल टाइप का रोटर होता है, यानी उभरे हुए पोल का प्रयोग हम लोग करते हैं, यानी सेलियन पोल टाइप के रोटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब इस सेलियन पोल टाइप के रोटर की अपनी कुछ खास बातें होती हैं। इसकी जो एक्सियल लेंथ है, यानी जो अक्षीय लंबाई है, ये जो अक्षीय लंबाई है ये कम होती है। इसका जो डायामीटर होता है ये अधिक होता है। अब ध्यान देंगे, इसका डाया अधिक होता है, अक्षीय लंबाई कम होती है। ये लो तथा मीडियम स्पीड के लिए प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर जैसे आपको रोटर है, ये सेलियन पोल टाइप का रोटर इसमें प्रयोग करते हैं। अक्षीय लंबाई कम होती है, इसका डाया अधिक होता है। लो स्पीड के लिए हम लोग इसके रोटर का प्रयोग करते हैं, और यहाँ से जो भी बिजली बनती है उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से हम लोग उसको स्टेप अप कर लेते हैं और फिर उसका ट्रांसमिशन करते हैं। बाकी अल्टरनेटर का काम आपको बता दिया। अब ड्रॉप्ड ट्यूब, यहाँ देखिए दोस्तों, ये ड्रॉप ट्यूब आपको दिख रहा है। ये ड्रॉप ट्यूब का काम क्या होता है? जब हमारा पानी टरबाइन की ब्लेडों पर पड़ने के बाद, जब हमारे पानी जब टरबाइन से बाहर निकलता है तो जिस नली के माध्यम से बाहर निकलता उसी को हम लोग ड्रॉप्ड ट्यूब कहते हैं। तो ध्यान देंगे कि ड्रॉप ट्यूब क्या होता है? यह एक एयर टाइट पाइप होता है, नली होता है। टरबाइन से निकलने वाले पानी को टेल रेस में भेजा जाता है, यानी यहाँ से जो भी टरबाइन से पानी निकलेगा उसको हम लोग टेल रेस में ड्रॉप ट्यूब की सहायता से भेजते हैं। अब ये टेल रेस क्या होता है? पानी को स्टोर करके नदी में छोड़ता है। टेल रेस में हम लोग टरबाइन से जो भी पानी निकलता है ड्रॉप ट्यूब के माध्यम से टेल रेस में भेजते हैं, और टेल रेस में जो पानी की ज़रूरत अगर नहीं है तो उसको नदी की दिशा में छोड़ देते हैं। अगर पुनः हमें पानी की आवश्यकता है तो इस पानी को पंप के द्वारा हम लोग पुनः इस रिजर्वायर में पहुंचा देते हैं। तो ये टेल रेस का काम होता है। उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में कुछ डाटा लिखे हुए दिख रहे हैं कि जैसे आपका स्पेसिफिक स्पीड, आपकी टरबाइन की जो स्पेसिफिक स्पीड होती है वह क्या होती है? n√p(h) के पावर जो है 5/4, यह आपकी स्पेसिफिक स्पीड होती है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं n√3 h के पावर 1.25।
इस जहाँ n जो होता टरबाइन की जो गति है वो आरपीएम में होती है, p जो होता है जो पावर जनरेट करती है वो किलोवाट में होता है, और h जो होता है जल का हेड कितना मीटर है इसको हम लोग लिखते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक स्पीड होती है यह क्या बताती है कि हमारी टरबाइन 1 हार्स पावर पैदा करने में कितना पानी का उपयोग किए। यानी जब टरबाइन 1 हार्स पावर पैदा करे तो वही क्या होती है, उसकी स्पेसिफिक स्पीड होती है। और ये स्पेसिफिक स्पीड NH से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। NH बराबर N रूट में P H के पावर 5/3 या 5/4 होता है, जहाँ N जो होता है RPM में टरबाइन की स्पीड होती है, P जो होता है वह किलो हार्स पावर में जो हमारा पावर पैदा होती है, और H जो होता है वह हेड होता है जल का। उसके बाद जो हमारा आउटपुट पावर होता है, जो हमारा आउटपुट पावर जो भी हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं उससे जो पावर जनरेट होती है, जो पावर पैदा होती है, वो उनका मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। इसके लिए देखिए फार्मूला आपको लिखा गया 0.736/75 WQH और नीटा, यह किलोवाट के लिए। और अगर हमको हार्स पावर में लिखना हो पावर तो WQH नीटा अपन 75 या हार्स पावर में लिखी गई पावर है, जहाँ W क्या है, वाटर डेंसिटी, यानी वाटर डेंसिटी 100 kg पर मीटर क्यूब होता है। ये वाटर डेंसिटी W होता है, जहाँ Q होता है रेट ऑफ डिस्चार्ज, जो आपका वाटर है उसका डिस्चार्ज है, यह मीटर क्यूब पर सेकेंड में लिया जाता है। फिर उसके बाद आपका H जो होता है हाइट ऑफ हेड, जो हेड होता है, जो जल के शीर्ष का हेड होता है उसकी हाइट, उसको मीटर में लेते हैं। और नीटा जो होती है यह इफ़िशियंसी होती है। तो यह आउटपुट पावर आपको जब भी पूछे और ये डाटा दिया रहे तो इस फार्मूले के माध्यम से आप आउटपुट पावर निकाल सकते हैं। उसके बाद लोड फैक्टर क्या होता है, एवरेज लोड बटे मैक्सिमम लोड, इसका जो अनुपात होता है उसको हम लोग लोड फैक्टर कहते हैं। यानी लोड, एवरेज लोड, चूँकि प्लांट पर हर समय लोड एक समान नहीं होता है तो हम लोग उसका औसत मान निकालते हैं, एवरेज लोड निकालते हैं कि औसतन हमारा प्लांट पर कितना लोड है और किस वक्त मैक्सिमम लोड आया, उससे भाग लगा देते हैं तो हमारा लोड फैक्टर निकल के आता है, और इसका मान 1 से कम होता है। जो लोड फैक्टर होता है उसका मान क्या होता है, 1 से कम होता है। तो इस बात का भी आप ध्यान देंगे। अब उसके बाद अगर हम लोग प्लांट का, जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं उसका वार्षिक अवमूल्यन कितना होता है, 0.5 से 1.5%। आप ध्यान देंगे, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं उसका वार्षिक अवमूल्यन, वार्षिक ह्रास जो होता है 0.5 से 1.5% होता है। इस बात को भी आप ध्यान देंगे। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के कुछ एडवांटेज हैं। एडवांटेज क्या है, जैसे यह क्लीन एनर्जी होती है, इसमें कोई पॉल्यूशन, कोई प्रदूषण, किसी प्रकार का धुआं धक्कड़ या डस्ट नहीं पैदा होता है। क्लीन एनर्जी होती है, नो पॉल्यूशन होता है, कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। लॉन्ग लाइफ होता है, इसका जीवन काल भी लंबा होता है। इसमें मेंटेनेंस कास्ट बहुत कम होता है, क्योंकि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमने वाली नहीं होती है, कोई इसमें मेंटेनेंस कास्ट की उतना आवश्यकता नहीं होती है। इसकी रनिंग कास्ट वेरी लो, इसको चलाने के लिए इसमें फ्यूल के रूप में हम लोग ईंधन के रूप में जल का प्रयोग करते हैं, और जल की सहायता से हम लोग पानी टरबाइन को घुमाते हैं, और जल हमें जल नेचर के द्वारा फ्री में अवेलेबल है, इसलिए हमें इसकी रनिंग कास्ट बहुत कम मिलती है। उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इसकी इनिशियल कास्ट बहुत अधिक आती है, इसको बनाने में इसकी प्रारंभिक लागत बहुत अधिक आती है। और इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि जो इसकी वेरिएबल आउटपुट पावर हमें प्राप्त होती है, यानी जब हमें पानी की मात्रा कम हो गई तो आउटपुट पावर कम हो जाता है, जब पानी की मात्रा अधिक होती है तो हमें आउटपुट पावर अधिक मिलता है, यानी वेरिएबल आउटपुट हमें इससे प्राप्त होता है। ये इसके डिसएडवांटेज हैं। बाकी बेस लोड क्या होता है, वह लोड जो प्लांट पर हर समय बना रहता है उसको हम लोग बेस लोड कहते हैं। और बेस लोड के लिए हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और उसके बाद हम लोग थर्मल पावर प्लांट का प्रयोग करते हैं। वहीं पर पीक लोड के लिए गैस पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट का हम लोग प्रयोग करते हैं। बाकी ये जो प्लांट होते हैं इसकी दक्षता, किस प्लांट की दक्षता सबसे अधिक होती है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि यह पावर प्लांट है और इसकी दक्षता है। जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं इसकी दक्षता 25 से 30% होती है। जो हमारा डीजल पावर प्लांट होते हैं इसकी दक्षता 35 से 40% होती है। जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं इसकी दक्षता 40 से 55% होती है। और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं इसकी दक्षता 85%, यानी सभी पावर प्लांट में जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है इसकी दक्षता सबसे अच्छी होती है, क्योंकि
इसकी रनिंग कास्ट सबसे कम होती है और इसकी दक्षता क्या होती है, सबसे अच्छी होती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जितने भी पॉइंट आपको यहाँ पर लिखे हैं वो समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाते हैं यह उन जगहों पर बनाया जाता है जहाँ वर्षा का हमें पूर्वाकलन आसानी से किया जा सके। तो इस वर्षा का आकलन करने के लिए हमने जल विज्ञान या हाइड्रोलॉजी की ज़रूरत पड़ी और हाइड्रोलॉजी के द्वारा हम लोग रेनफॉल और रन ऑफ के बारे में जाने कि रेनफॉल क्या होता है और रन ऑफ क्या होता है। उसके बाद हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है, फिर उसके बाद हाइड्रोग्राफ क्या होता है, फ्लो ड्यूरेशन कर्व क्या होता है, लोड कर्व क्या होता है। इन सभी बिंदुओं को जानने के बाद हम लोगों ने जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं उसका क्लासिफिकेशन देखा कि जल शीर्ष के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन किया। फिर उसके बाद जल की उपलब्ध मात्रा के आधार पर और भार की प्रकृति के आधार पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का क्लासिफिकेशन किया। उसके बाद ये आपका एक प्लांट बनाकर दिखाया गया। इस प्लांट में जो भी इम्पोर्टेंट भाग होते हैं उनके बारे में आपको बताया गया कि डैम क्या होते हैं, जलाशय यानी रिजर्वायर क्या होते हैं, ट्रेस रेस क्या होता है, फोरवे क्या होता है, पेनस्टॉक क्या होता है, सर्ज टैंक क्या होता है, स्पिलवे क्या होता है, टरबाइन क्या होती है। उसके बाद गवर्नर क्या होता है, अल्टरनेटर क्या होता है, हमारा ड्रॉप ट्यूब क्या होता है और फेस रेस। इन सभी बिंदुओं के बारे में, इन सभी यूनिटों के बारे में भी आपको बताया गया। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर लिखा गया। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के जो भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं वो आपको बताया गया। उसके बाद कौन से प्लांट की लागत मूल्य या दक्षता कितना अधिक होती है यहाँ पर आपको बताया गया। तो ये पूरा सिनेरियो मैंने आपको बताया और मुझे उम्मीद है कि अब इससे ज़्यादा कुछ है आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप इस प्लांट को और देखना चाहते हैं तो मैं इस प्लांट के बारे में दिखा दूं कि यह डैम है। डैम का काम पानी को रोकना, पानी में फेज या हेड में फेज डिफरेंस करना, यह पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, ये सब डैम के काम होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका लगा होता है ट्रैश रैक, कचरा रैक लगा होता है। फिर उसके बाद ये सर्ज टैंक है। सर्ज टैंक वाटर हैमर को कम करता है, पेनस्टॉक की सुरक्षा करता है। ये पेनस्टॉक क्या होता है, आपका पावर हाउस से सर्ज टैंक के बीच की जो पाइप होती है उसको पेनस्टॉक कहते हैं। पेनस्टॉक आरसीसी या स्टील का बना हो सकता है, ये चीज़ मैंने बता दिया। उसके बाद यह वाल्व हाउस है, यह पेनस्टॉक की सुरक्षा करता है। बाकी पेनस्टॉक की सुरक्षा के लिए हम सर्ज टैंक का भी प्रयोग करते हैं। उसके बाद ये कंट्रोल वाल्व है। कंट्रोल वाल्व का प्रयोग हम लोग पानी के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए करते हैं कि पानी का एक निश्चित प्रेशर हमारा टरबाइन पर बना रहे। उसके बाद ये बटरफ्लाई वाल्व है। बटरफ्लाई वाल्व का प्रयोग हम लोग लोड के अनुसार पानी के प्रेशर को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करती हैं। बटरफ्लाई वाल्व का काम होता है। टरबाइन का काम क्या होता है, यह काइनेटिक एनर्जी को यानी गतिज ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदलती है। फिर उसके बाद अल्टरनेटर, यह मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा है। ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, यह जो भी वोल्टेज पैदा हुई उसको स्टेप अप यानी वोल्टेज की लेवल को बढ़ाने का काम करता है। बाकी यह बस बार है। बस बार की सहायता से हम लोग लोड को कनेक्ट करते हैं और उसको दूसरे स्थान पर भेजते हैं। बाकी यह आपका ड्रॉप ट्यूब है। टरबाइन से टेल रेस के बीच की जो पाइप होती है उसको ड्रॉप ट्यूब कहते हैं और इसी माध्यम से टरबाइन से पानी निकलकर टेल रेस में जाता है। टेल रेस क्या होता है, टेल रेस एक प्रकार का चैम्बर होता है, आप कह सकते हैं, जहाँ पर पानी हमारा इकट्ठा होता है और इस पानी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है तो इस पानी को हम लोग नदी की दिशा में छोड़ देते हैं। अगर पुनः इस पानी का हमें ज़रूरत है तो पंप के द्वारा हम पानी को पुनः इस रिजर्वायर में भेज देते हैं जहाँ पानी की मात्रा कम है। तो इस तरह से आपको एक पूरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में मैंने बताया। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का मास्टर वीडियो था। इससे और कोई बातें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको दोस्तों समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको भी फ़ायदा हो। और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका भी एक मास्टर वीडियो आपके सामने लेकर आऊँ और सभी बिंदुओं को एक ही वीडियो में डिस्कस कर दूं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू, धन्यवाद।